हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसी की सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वॉर्ड, स्पेंसर या फिर कोई और है या इनमें से कोई नहीं है? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा। तो विशुद्ध समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके वॉर्ड ने। विशुद्ध और व्यवहारिक समाजशास्त्र, ये वॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट है और ये आपके पीजीटी में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है, ये किसका कथन है? रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, एलेक्स एंकल्स, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई और? तो मानव समाज का विज्ञान जो है अभी भी अपनी शैशवावस्था में है, ये कथन किसका है या ये किसका मानना है? तो ये मानना है आपके रेडक्लिफ ब्राउन का। ब्राउन का मानना है कि मानव समाज का जो विज्ञान है वो अभी भी अत्यंत शैशवा अवस्था में है, अर्थात समाजशास्त्र अभी भी अपनी शैशवा अवस्था में है। अगला प्रश्न है, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप का नाम किसने दिया था? जो हम पायलट सर्वे करते हैं उसको किसने कहा था कि मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप है? पीवी यंग, जी लुंडबर्ग, सी ए मोजर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पायलट सर्वे को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप का नाम दिया था आपके सी ए मोजर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, सी ए मोजर। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज की विशेषता है एकरूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो समाज की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो समाज में क्या होते हैं? साझा मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। क्योंकि अलगाव होगा तो वहाँ पर समाज नहीं हो सकता, विविधता का और एकरूपता का अभाव होगा ऐसा भी नहीं हो सकता है। समाज में एकरूपता भी होती है और विविधता भी होती है। तो समाज में क्या होगा? साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं होंगी। अगला प्रश्न, समाजमिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? एल के फ्रैंक, एच एच जेनिंग्स, जे एल मोरेनो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो समाजमिति शब्द का प्रयोग जो है वो किया है आपके जे एल मोरेनो ने। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामुदायिक भावना के 3 तत्वों की बात करी है, जिसमें वो बात करते हैं हम यानी वी फीलिंग, भूमिका पालन और आश्रितता? ऑप्शन में है आपके आगबन निमकाफ, गिलिन और गिलिन, मैकावर एवं पेज और इनमें से कोई नहीं? तो ये बात करते हैं आपके मैकाइवर और पेज। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। जो समुदाय की भावना की हम बात करते हैं उसका क्या अर्थ है? किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर या फिर इनमें से अधिक? तो समुदाय की भावना की बात हो रही है और यहाँ पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी? तो वी फीलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है और वी फीलिंग जब आएगी तो क्या हो जाएगा? समुदाय के भीतर अपनापन हो, जुड़ाव हो और पहचान की धारणा होनी चाहिए यहाँ पर। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है और यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। ये परिभाषा किसने दी थी?
जब हम संगठित समूह का विचार करते हैं तो वो एक समिति है, और कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वो एक संस्था है। ये जो व्याख्या है ये दी है आपके ऑप्शन में है मैकाइवर पेज, गिलिन और गिलिन, आगबर्न एवं निमकाफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी है आपके मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन ए। मैकाइवर और पेज मानते हैं कि अगर हम संगठित समूह के तौर पर देखें तो वो समिति है, और कार्यप्रणाली के तौर पर देखें तो वो संस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। जो प्रतियोगिता है वो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। ऑप्शन में है आपके J.H. फिक्टर, G.R. लेस्ली, मैक्स वेबर, या फिर इनमें से कोई नहीं या कोई और। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये है G.R. लेस्ली की, कि जो प्रतियोगिता है ये किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसको कोई एक ही हासिल कर सकता है। तो G.R. लेस्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है। तो रेडफील्ड ने इसमें से एक ऐसा समुदाय या एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था जहाँ पर उन्होंने बात करी कि वो समुदाय जो है बड़े समाज के साथ में इंटरेक्शन करेगा, पारंपरिक मूल्य और प्रथाओं को फिर भी बनाए रखेगा। उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट, लोक शहरी सातत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन्होंने बात करी थी लोक शहरी सातत्य की, किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और इन्होंने कहा था कि एक कोई गांव या कोई छोटा समुदाय जो होगा वो शहरों से इंटरेक्शन करेगा लेकिन फिर भी वो अपने मूल्य, अपनी प्रथाओं को बनाए रखेगा। तो बड़े समाज के साथ में इंटरेक्शन करेगा लेकिन अपनी प्रथाओं, मूल्यों को बनाए रखेगा। तो इसको उन्होंने कहा था कि ये फोक अर्बन कॉन्टिनम है। इसको इन्होंने नाम दिया था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोक अर्बन कॉन्टिनम या फिर लोक शहरी सातत्य। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? J.K. फलसम, C.C. जिमरमैन, A.D. रॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, ये दो अवधारणाएं दी हैं आपके जिमरमैन ने। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, ये दो कॉन्सेप्ट किसके हैं? जिमरमैन के हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, ऑप्शन में है आपके 2005, 2006, 2007, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 2007 में। ऑप्शन सी जो है आपका, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अधिनियम, जो भरण पोषण अधिनियम है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का क्या अर्थ है? स्वैच्छिक समिति या वॉलंटरी एसोसिएशन इसको बोलते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठ रहा है वॉलंटरी समिति की अवधारणा के लिए? ऑप्शन में है आपके राजनीतिक, वकालत या पैरवी के लिए गठित संगठन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए पहले समझ लीजिए स्वैच्छिक समिति होता क्या है। तो स्वैच्छिक समितियां जो होती हैं वो एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर लोग एक साझा उद्देश्य के लिए एज ए वॉलंटियर उससे जुड़ते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन टाइप समथिंग कुछ होती हैं उस तरीके से। तो राजनीतिक, वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन यहाँ पर, या फिर समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं, साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह, इनमें से तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो वॉलंटरी एसोसिएशन है वो एज ए वॉलंटियर लोग उससे जुड़ते हैं और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर इसमें नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर कोई नहीं, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा से यहाँ पर कोई भी एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा।
अगला प्रश्न देखेंगे, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया मनाना? ऑप्शन में है आपके 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 3 दिसंबर को 1992 में 3 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था विश्व दिव्यांग दिवस मनाना। किसके लिए? निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रातीतिक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? जो व्यक्तित्व है वो संस्कृति का प्रातीतिक पक्ष है। ऑप्शन में है C.A. ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन या फिर इनमें से अधिक। तो देखिए, संस्कृति की बात कल्चर से ये सारे के सारे जुड़े हैं, लेकिन बात हो रही है कि व्यक्तित्व से संस्कृति को जोड़ा और साथ में व्यक्तित्व को संस्कृति का प्रातीतिक पक्ष माना और बताया कि प्रत्येक संस्कृति का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। तो ये सारी बातें करते हैं आपके ब्राउन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए कौन सा शब्द है? उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, गहरी संस्कृति या फिर इनमें से अधिक। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक संस्कृति के भीतर, एक कल्चर के अंदर कुछ अंतःक्रियाएं हैं और उन अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियम हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे डीप कल्चर या फिर गहरी संस्कृति। A.T. हॉल ने टर्म दिया है क्या? डीप कल्चर। ये नोट कर लीजिए, पूछ सकता है डीप कल्चर या गहरी संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो एडवर्ड टी हॉल ने दिया है। और किस लिए दिया है? तो एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले कुछ अव्यक्त निहित नियम और मानदंड है, तो उसके लिए गहरी संस्कृति शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए हैं? सभ्यता और संस्कृति में डिफ्रेंशिएट किया है और 4 अंतर बताएं। कौन कौन से अंतर हैं? सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, लेकिन संस्कृति के लिए नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है, लेकिन संस्कृति नहीं। तीसरा अंतर है, प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, लेकिन संस्कृति नहीं। और चौथा अंतर है, परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को नहीं कर सकते। तो ये चारों अंतर किसने बताए हैं? गिलिन और गिलिन है, मैकाइवर पेज है, आगवर्ड और निमकाफ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों के चारों अंतर बताए हैं आपके किसने? मैकाइवर और पेज ने। बी ऑप्शन, मैकाइवर और पेज ने बताया कि सभ्यता के लिए मापन का सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति के लिए नहीं होता है। सभ्यता उन्नति करती है, संस्कृति नहीं। और प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है और सभ्यता को हम उधार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, सभ्यता संस्कृति के बीच में अंतर किसने किया है? तो वो भी आपका जो है मैकाइवर और पेज ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वो संपर्क में आता है किसी न किसी रूप से वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। मतलब समाज में जितने भी चीज़ें हैं, पूरा समाज जो है कहीं ना कहीं एक अभिकरण है किसका? समाजीकरण का। और जितने भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं वो समाजीकरण के एक एजेंट हैं। ऐसा किसका मानना था? फिक्टर, मीड, जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं या कोई और। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है J.H. फिक्टर। ये परिभाषा जो है J.H. फिक्टर की है कि संपूर्ण समाजीकरण के लिए जो समाज है वो अभिकरण का काम करता है और व्यक्ति जो है वो एजेंट का काम करता है। J.H. फिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सांस्कृतिक आधिपत्य को बोलते हैं अंग्रेजी में कल्चरल हेजेमनी। तो कल्चरल हेजेमनी को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही सटीक तरीके से बता रहा है?
एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहाँ प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे रूप में मिश्रण और एकीकरण, या फिर पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। तो पारंपरिक रीति रिवाजों का सुरक्षा संरक्षण, इसका हेजीमनी से कोई तात्पर्य नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण और एकीकरण, ये भी हेजीमनी नहीं है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जमा ले, आधिपत्य की बात ही हो रही है और हेजीमनी की बात हो रही है। तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जमा ले और जहाँ जो मुख्य संस्कृति है उसकी मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाए। तो ये दर्शाता है कल्चरल हेजीमनी को या सांस्कृतिक आधिपत्य को। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? कौन से दो स्वरूप हैं? प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ऑप्शन में आपके हैं मैनहीम, C.H. गुले, E.C. हेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं आपके कार्ल मैनहीम। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे प्रश्न आपकी तैयारी में ज़रूर मदद करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।